नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं और जिस पर मैं रिएक्ट करूंगा वो वीडियो है सना अमजद का और वीडियो का टाइटल है इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। यानी कि दुनिया का तीसरा देश भारत बन गया है दवाइयों के उत्पादन में। तो चलिए इस पर पाकिस्तानी लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं जरा देखते हैं। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स का। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, आईटी और मेडिकल में इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान से आगे रहा है। फार्मा इंडस्ट्री के अलावा डॉक्टर्स में भी इंडिया में वर्ल्ड फेमस डॉक्टर्स बनते हैं। अगर हम देखें लिवर ट्रांसप्लांट में तो फॉरेनर भी इंडिया में जाकर लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हम भी इंडिया में जाकर लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो मेडिकल और आईटी में इंडिया हमसे तो वे ज़्यादा आ गया। हम तो बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हमसे। रीज़न क्या लगती है आपको इन सब की? रीज़न ये है कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का और हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बिल्ड नहीं हुआ। वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं, हम लोग बुक्स में पढ़ जाते हैं। अगर देखा जाए आईटी में या मेडिकल में तो वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, हम लोग बुक्स का सोचते हैं। अगर हम कोविड-19 के वैक्सीनेशन की बात करें, सबसे पहले उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन जो है वो बनाई। हम लोग कब तक अपनी चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों पर डिपेंड होते रहेंगे, दूसरी कंट्रीज़ का मुंह देखते रहेंगे? हमने कुछ नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार बंद है, इतना ज़्यादा तनाव है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में जो हम दवाइयाँ भेजते हैं वो अभी भी जारी है। वो इंसानियत के नाते भारत ने बंद नहीं किया है और पाकिस्तान को भी लगा कि यार दवाइयाँ आएंगी कहाँ से, तो पाकिस्तान ने भी कहा कि भाई दवाइयाँ लेते रहेंगे हम। तो मैं पाकिस्तानी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, लड़ाई झगड़े एक जगह हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो हम उसमें कोई अपने दुश्मन की मदद करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं ये पाकिस्तानी वालों को बता दूँ कि दवाइयाँ अभी भी हमारे यहाँ से आपके यहाँ जा रही हैं, तो ये ध्यान रखिए आप इस बात। पहली बात तो ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम फैसिलिटेट नहीं करते। हम रिसर्चर्स को पैसे दें, उनको अच्छी पे दें, उनको फैसिलिटी मिले, अच्छी लैब्स मिलें तो वो रिसर्च करेंगे ज़रूर। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। हम हर वक्त यही रोना रोते हैं, हमारे पास रिसर्चर्स नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये मसला हल कब होगा? ये मसला तो अब गवर्नमेंट पे बेस्ड है कि कब वो रिसर्चर्स को फैसिलिटेट करते हैं। रिसर्चर्स ज़रूर हैं, लेकिन वो रिसर्च के फील्ड में आते हैं तो भूखे मर जाते हैं। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हम तो एक वैक्सीन तक नहीं बना सके। इस पर आप क्या कहेंगी? आपने जैसे बात की, इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री वाकई बहुत अच्छा ग्रो करी है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रही थी कि जो दुनिया की फार्मा इंडस्ट्री है, ये तो कैटलिस्ट रिकॉर्ड वाली है ना बंदी, ये वही है यार। ये एक दूसरे में भी जाते रहते हैं क्या? कोई कंपटीशन नहीं है क्या इनमें? एक दूसरे में भी जाके एक होस्ट बन जाती है और दूसरी रिएक्शन देने लगती है। उसके अंदर इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल जितनी भी इंडस्ट्री है और कंपनीज है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अभी आपने खुद बात की वैक्सीन की। मेडिकल साइंसेस में इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, बड़ा फोकस करते हैं वो मेडिकल साइंसेस पे। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि दुनिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स हैं वो भी इंडिया प्रोड्यूस करता है। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, 460 आई थिंक कॉलेजेस हैं, वो भी इंडिया के अंदर बनते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी जो मेडिकल साइंसेज हैं या मेडिकल से रिलेटेड फार्मा हो गया, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। अभी कोविड के टाइम में अगर हम देखें तो आई थिंक डॉक्टर से बड़ी नीड कोई भी नहीं है हमारी। यहाँ पे भी हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जैसे अब सिंध में बताया जा रहा है कि हमारा जो सिस्टम है हॉस्पिटल्स का वो कोलैप्स कर रहा है क्योंकि जो फोर्थ वेव आई है कोविड की। तो आई थिंक ऐसे टाइम में हमें बड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी जो मेडिकल साइंसेज हैं या मेडिकल से रिलेटेड जो शोबा है। अब मैं बजट की हवाले से अगर बात करूँ तो जो पाकिस्तान का बजट है, GDP है, हेल्थ के हवाले से वो भी अनफॉर्चुनेटली कम है। इवन इंडिया का भी बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग फोकस करें और हमसे ज़्यादा करें। आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, उन्होंने वैक्सीन बना ली, उन्होंने वैक्सीन के हवाले से इतनी ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक कोविसेल्फ आई थिंक सेल्फ टेस्टिंग किट भी उन्होंने बनाई है जिससे आप घर बैठे कोविड-19 का टेस्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया है कोविन के नाम से। जो मैक्सिको, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इवन इंडिया की तरफ देख रही हैं, इंडिया के इस पोर्टल की तरफ देख रही हैं और वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोग इसको अपने कंट्री में मतलब अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम भी बड़ा आपको खुद पता है। एक मैसेज
करो, और मैंने मैसेज किया और मुझे अभी तक जवाब नहीं आया कि पता नहीं मेरी रजिस्ट्रेशन कब होगी और कब जाके मैं वैक्सीन लगवा पाऊंगी। कहते रहे भाई वैक्सीन बन रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वैक्सीन बनी है या किसी को लगी है। अभी भी जो लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है, मेरा ख्याल है वो बाहर से ही आई हुई है। नहीं, हमने जैसे कि न्यूज़ में सुना था कि पाकिस्तान ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने टेस्ट भी किए हैं कि नहीं किए। अगर तो नहीं किया तो फिर उनको करने चाहिए। और आपने कोविड वैक्सीन करवाई है? जी, मैंने करवा ली है। कहाँ की उन्होंने लगाई है? पूछा आपने कौन सी लगाई है और किस मुल्क की लगाई है? चाइना की लगाई है, साइनोवैक। अब आप यही देख लें कि आपको वैक्सीन भी चाइना की लगाई गई है। जी, लेकिन देखिए ना, अब पाकिस्तान के उसने प्रायोरिटी नहीं बनाई है। हमारे पास उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं थी कि वो नहीं बना सके, लेकिन अब प्रायोरिटी पे वो अगर लेके आते हैं तो फिर डेफिनेटली उनको बनानी चाहिए। हम हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखते हैं। चाइना हमारा नेबर है तो हर चीज़ में चाइना हमारी हेल्प कर देगा। हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हम अपने यूनिट लगाएं, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें कम से कम अदवायात तो कम कीमत पर मिले। द थिंग इज कि जब आप लोगों को आलसीपन वही हमारा आ जाता है कि यार देखो। अरे ये भी कैटलिस्ट रिकॉर्ड वाली लड़की है यार, आमना आदिल। आई थिंक ये वही लड़की है, इसकी आंखों से मैं पहचान पा रहा हूँ उसको। ये वही लड़की है, कंफर्म है। आप लोग बताइएगा, मुझे तो लग रहा है आवाज़ भी वैसी लग रही है, थोड़ी नेजल वॉइस है ना उनकी, तो मुझे लग रहा है कि ये वही हैं। जब तक हमें इमदाद मिल रही है, हम लोगों ने आंखें बंद की हैं। हमें ये नहीं पता कि चाइना हमें किस तरह से यूज़ कर रहा है। अब हमारे यहाँ पर उन्होंने चाहे वो सीपेक का प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, हमारी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, जो भी चीज़ है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि चाइना का कितना बड़ा फ़ायदा है, कितना बड़ा जो है एक बेनिफिट है जो चाइना को मिलेगा। उसकी सारी की सारी जो है ट्रेड है वो हमारे रास्ते से होगी। उसको कितना फ़ायदा होगा, उसको ट्रेड में कितना बेनिफिट होगा, और कितनी चीज़ ये जो है उसको बेनिफिट करेगी सुपर पावर बनने में। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने सबसे पहले कोविड वैक्सीन बना ली, जबकि हम कोविड वैक्सीन तो बना नहीं सके, लेकिन हम चाइना पर डिपेंड हो गए कि चाइना हमारा हमसाया मुल्क है तो चाइना हमें वैक्सीन भेजेगा और हमें वैक्सीन लगेगी। और अभी रिसेंटली जितने लोगों को वैक्सीन लग रही है वो सारी वैक्सीनेशन चाइना से आई है। हम कब तक अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते रहेंगे? हम कब कुछ करेंगे या कुछ कभी नहीं करेंगे? बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा क्रिटिकल हूँ, मैं फार्मास्यूटिकल जितनी पूरी दुनिया की है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ये रेज़ होता है कि अभी तक हम एक जो हमारा बुखार है, अगर आप इसको देखें कोविड-19, दैट इज़ मेरली अ फीवर, और अगर उस फीवर के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकी पूरी दुनिया की फार्मास्यूटिकल, तो हम सिर्फ पाकिस्तान को इसमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ, उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल कर लिया। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल ने अगर कोविड-19 बनाई भी तो इतना उनके लिए सक्सेसफुल नहीं रहा। आपने उनकी करंट सिचुएशन देखी जो लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर, हमारी दैट वाज फार बेटर देन दैट, बट द स्टिल थिंग इज़ कि हमारी जो कंट्री है इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आप देखें तो हमारे पास वो स्किल्ड लैब्स भी नहीं हैं, और उस तरह के हमारे पास जो जितने मौके हैं वो नहीं हैं जो उनके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी रेवेन्यू है। हमारे पास वो रेवेन्यू नहीं है, हमारे फार्मास्यूटिकल्स के पास वो रेवेन्यू। हमारे पूरी सिटीज़ के अंदर आप रिमोट एरियाज़ में जाएं तो उधर हॉस्पिटल्स नहीं है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो हैं वो उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है कि वो आपको एक ऑपरेट भी कर सकें, एक माइनर सर्जरी के अलावा वो मेजर सर्जरी नहीं कर सकते हैं। सारी मेडिसिन ऑलमोस्ट बाहर के मुल्कों से मंगवाई जाती हैं, जिसकी वजह से मेडिसिन के रेट भी, आप फार्मेसी में काम करते हैं, आपको पता होगा कि कितने रेट बढ़े हुए हैं मेडिसिन के। पैनाडोल तक का रेट बढ़ गया है, जो बेसिक मेडिसिन है उसका रेट भी बढ़ गया। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो शायद जो हमारा गरीब तबका है वो कम से कम बीमारी से तो लड़ सकता है? नहीं, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान बाहर से ले रहा है, अदरवाइज सारी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे हो रही है। देखिए, मटेरियल भी तो बाहर से मंगवा रहा है, मटेरियल खुद क्यों नहीं बना सकते? हम लोग इतने नकम्मे हैं? नहीं, निकम्मों की बात नहीं है। असल में जो हमारी पिछली हुकूमतें रही हैं या जो भी उन्होंने इस चीज़ पे मतलब नहीं उन्होंने फोकस किया कि हमारी अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती या रॉ मटेरियल अपना बनाते, तो मोस्टली जो है बाहर से परचेज़ करके यहाँ पे अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो
तो इनको चाहिए कि इस चीज़ को ना हाईलाइट करें, क्योंकि ये बेसिक नीड है किसी भी स्टेट की। अनफॉर्चुनेटली बजट का मैं समझती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक हम अपना बजट इस लिहाज से नहीं लगाते ज़्यादा, हमें अपना जो हेल्थ का बजट है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आपने खुद बात की, बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयों के लिए मर रहे हैं, नकली दवाइयाँ दी जाती हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में आप चले जाएँ, वहाँ पर आपको अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ नहीं दी जाती। मतलब वो दवाई ना खाना ज़्यादा बेहतर है वो दवाई खाने से। जैसे आपने खुद बात की कि एलीट क्लास तो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इट मीन्स आप ज़िंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आई थिंक ज़िंदगी तो हर एक का बेसिक हक है। तो आई थिंक हमें लगाना चाहिए अपना ज़्यादा सारा बजट अपनी मेडिकल साइंसेज पे। अपना जो मेडिकल सिस्टम है, जितना भी ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है, उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो मैसिव है उनको फ़ायदा हो सके। हमारे मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, नेशनल लेवल पे हमारा मुल्क जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, मैं हूँ, अवाम है, गवर्नमेंट है, कौन है जिम्मेदार? गवर्नमेंट भी है और आवाम भी है। कैसे? देखें, एक बंदा बिजनेस कर रहा है, वो टैक्स पे नहीं करेगा, वो पैसे छुपा लेगा। अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो पता नहीं चल रहा कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या पाकिस्तान में कितना पैसा है, किसके पास है। हर बंदा, हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना रोल प्ले करें, फिर हम किसी से क्वेश्चन करने के काबिल है। आई थिंक सबका अपना अपना रोल है। हमने बड़ा अच्छा सबने मिलके हिस्सा डाला हुआ है इसके अंदर। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल मैं समझती हूँ किसी भी चीज़, किसी भी कंट्री की जो तरक्की के लिहाज से, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, कोई भी शुबा उठा लें, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की रैंकिंग इंटरनेशनली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन का नहीं है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा लें, हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है उसको चलाने के लिए। तो आई थिंक जब तक हम बेसिक लेवल पर जाके काम नहीं करेंगे, हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। फर्दर वीडियोस के लिए आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और बड़ा अच्छा वीडियो था यार। लोगों ने जो रिव्यूज़ दिए, रिएक्शंस दिए, वो कुछ अच्छे हैं, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। देखिए, ज़रूरत ये है कि आप किस तरह की सरकार चुनते हैं, और ये निचले चुनाव से शुरू होती है कि आप अपने वार्ड कमिश्नर आपने कैसा चुना, आपने अपना विधायक कैसा चुना, आपने अपना सांसद कैसे चुना, आपने अपनी सरकार कैसे चुनी। और इस पे अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन भारत में क्या होता है, ये भारत में सरकार अगर कोई भी आती है तो वो कुछ ना कुछ जनता के लिए लेकर आती है। और पिछले कुछ सालों में हमने हर फील्ड पे काम किया है। और मेडिकल में हमने देखा कि कोविड की जब दूसरी लहर आई तो हमारी मेडिकल व्यवस्था तहस नहस हो गई। लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, सब कुछ था। लेकिन ये पैंडेमिक था, और मुझे लगता है कि जब अमेरिका और इतने बड़े बड़े ब्रिटेन, इन जैसे बड़े देशों से भी कोरोना संभला नहीं गया, उन पे हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद भी लोगों की मौत कम हुई, वहाँ पे जनसंख्या कम होने के बावजूद ज़्यादा लोगों की मौत हुई, वहाँ पे संसाधन बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की जान की हिफाजत। सरकार किसी भी की हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का काम है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी बॉस, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान की जान से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। और हमने लाखों लोगों को खो दिया कोरोना में, और मेडिकल सेवाओं की कमी की वजह से। मैं ये जानता हूं कि रातों रात मेडिकल चीजें दुरुस्त नहीं की जा सकती, या रातों रात पैंडेमिक की स्थिति में चीज़ें बढ़ाई नहीं जा सकती, व्यवस्था नहीं की जा सकती। लेकिन अगर पता हो कि हमारे पास 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो उसमें तैयारी की जा सकती है। और दूसरी लहर के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, तो हमें तैयारी की जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे डॉक्टरों ने, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने, हमारी नर्सेज ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। सैकड़ों डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी इस लड़ाई से लड़ने में। और देखिए, करप्शन हर जगह है, करप्शन मेडिकल फील्ड में भी है, हर जगह है। लेकिन एक बहुत बड़ी आपदा से हम अभी भी गुजर रहे हैं, और हमें और हमारी सारी सरकारों को लड़ने की बजाय, मैं कहता हूं कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, लड़ने की बजाय, आपस में लड़ने की बजाय कोरोना से लड़िए। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि खबरें आती रहती हैं हम लोग के पास तो, कि धींगा मुक्ति चल रही है, खींचातानी चल रही है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि अभी भी, और जनता को भी संभलने की ज़रूरत है। जनता भी ना लापरवाह हो जाती है, अरे यार अब तो हो गया। नहीं, जब तक ये पूरी तरह से नहीं होता। जैसे हमने वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा किया है, हमने मतलब जितनी तेज़ी से हमने वैक्सीनेशन किया है, अब मेरा भी 2nd डोज जो है वो बुक हो चुका है,
और मैं अभी जाके कल लगवा लूँगा सेकंड डोज। तो आप समझिए कि बहुत ईजी था। मैंने गया, कोविन की साइट पे गया, बुक किया, काम हो गया, स्लॉट में मिल गया मुझे, मैं जाके लगवा लूँगा, वहाँ पे मैसेज भी आ गया मेरे पास। तो ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही, काम कर रही है, लेकिन ये काम स्पीड स्लो है, ये काम बहुत तेज़ी से करना चाहिए था। लेकिन भाई देखिए, अब पैंडेमिक है, क्या होगा, किस तरह विस्फोट हो गया बड़े पैमाने पर, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, मतलब इन लोगों से भी नहीं संभला गया। हमने तो, हमारी तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है यार, क्या करें। सबसे बड़ी जो हमारी पावर भी है और हमारी कमी भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भगवान की दया से हम लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। और इसने बहुत गंभीर चोट हमें दी है, लेकिन हमें इससे लड़ना है अभी भी, और बहुत सावधानी बरतनी है अभी भी। इसलिए थर्ड वेव आने वाली है, तो उससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।